मैं रामस्वरूप पांडे, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टीएथो गोंडा। प्यारे भैया बहन, आप लोग मेहनत के साथ 11वीं क्लास में पहुँचे हैं, जिसमें जिन्होंने जीव विज्ञान सब्जेक्ट को चूज किया है, उनके लिए आज का वीडियो आप लोगों के प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसमें देखा जाए कि जीव विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। जीव मतलब जिसमें जीवन होता हो, और विज्ञान मतलब उसकी सिस्टमैटिक कंडीशन को समझना। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने सन 1802 में सबसे पहले प्रयोग किया था, और इसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी ये ग्रीक शब्द है। बायो मतलब होता है जैव, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब जीव इस पृथ्वी पर जंतु जगत और पादप जगत दोनों, तो इसके आधार पर इस बायोलॉजी का विभाजन हो जाता है, और ये मुख्य 2 भागों में बढ़ जाती है। सबसे पहला है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे जूलॉजी। अब जू मतलब होता है एनिमल्स, और लॉगस मतलब स्टडी। जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। अब आप लोग बायोलॉजी और जूलॉजी के बीच का अंतर समझ गए होंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत जो प्लांट और एनिमल होता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है, और जो जूलॉजी होता है, इसमें केवल एनिमल का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत बोटास शब्द से है, दैट मीन्स प्लांट। जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो बॉटनी के अंतर्गत आता है। ये इसके बारे में सबसे अधिक प्रयोग व कार्य व उसके बाद में इसको आगे प्रेषित करने के लिए, बढ़ाने के लिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने विशेष प्रयोग किया था। इसलिए बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। और ये 2 भागों में बटा जूलॉजी के भी जो जनक हैं अरस्तु हैं, और बॉटनी जो है इसके जनक है जो थियोफ्रेस्टस। तो अब बायोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे, और इसके दोनों पार्ट समझ गए होंगे। अब उसके बाद में जीवों का अध्ययन। तो जीव हम किसे कहते हैं? जो सजीव होता है। अब सजीव क्या है? तो सजीव को हमें समझना है। सजीव जो जिस प्रोटोप्लाज्म से बना है वो फंक्शनल हो, अर्थात उसकी शरीर जीव द्रव्य से बनी, वो सजीव होता है। अर्थात उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ करते हैं, जिससे वो और उसके शरीर के सभी तंत्र व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे व्यवस्थित रूप से तीसरे हेडिंग से, सजीवों के लक्षण से। अब यानी ये लक्षण से हम स्पष्ट कर पाएंगे कि सजीव क्या होते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। ये कॉमन है कि इसमें ग्रोथ होता है, और ग्रोथ जब ही होगा जब वो जिस सेल्स से बने हैं उन सेल्स में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी उपापचयी, अपचयी और सारी प्रोसेस की क्रियाएं हुआ करती हैं।
अब ग्रोथ में क्या होता है, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका अपने जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है और ऐसे बॉडी में कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं और जिसी को हम वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। जब ग्रोथ होता है तो समझ लीजिए कि वो सजीव है। दूसरी चीजें हैं मूवमेंट। मूवमेंट जो होता है यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट हम इसमें देखा जाए तो मूवमेंट की प्रोसेस जो होती है वो प्लांट में और एनिमल में डिफरेंस होती है। जो एनिमल में होता है वो मूवमेंट हुआ करता है, मतलब वो अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो किसी बाह्य प्रेशर के द्वारा ही मूवमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है ये बोथ कंडीशन में इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु और पादप जगत दोनों में इन्वॉल्व होता है। ऐसे प्रोसेस न्यूट्रिशन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी सजीव कोशिका अपना पोषण करती है। अब वो पोषण पर निर्भर करता है कि वो अपना पोषण स्वयं करती है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है दैट प्रेजेंटेड क्लोरोफिल्स है। अगर ऐसी प्रक्रिया जिसमें पोषण दूसरों पर निर्भर होता हो दैट मीन हेटेरोट्रॉफ्स होता है। और हेटेरोट्रॉफ्स जो होता है वो फूड प्रोडक्ट किसी अनदर इंडिविजुअल से वो एक्सेप्ट करता है। अब इसके अंतर्गत जो न्यूट्रिशन में जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे जंतु मतलब पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या है, ठीक है। तीसरी चीजें हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंतर्गत वो एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसों का, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का। अपोजिट में इस इन्वायरमेंट में जैव विविधता में अपोजिट बहुत फंक्शन करता है। अपोजिट का मतलब समझ लीजिए कि जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है इसमें प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो बनाए रखते हैं। जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और जो जंतु होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जो जंतु होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसलिए जो गैसों का आदान प्रदान इस बायोडाइवर्सिटी में है यानी ये रेशियो बना रहता है। इसलिए दोनों की उपलब्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉन्ग लिविंग सर्वाइवल कंडीशन में। अब दूसरी चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं ये कोशिका के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाएं होती हैं। कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी जीव जंतु अब चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो वो कोशिका से ही मिलकर बना है, और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो उसकी उपापचयी क्रियाओं के कार्य को निर्भर करते हैं, यानी उन्हीं के आधार पर कोशिकाओं के समस्त क्रियाएं हुआ करती हैं। उसके बाद सेंसिटिविटी होती है संवेदना को आप लोग व्यवस्थित समझ सकते हैं कि जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं जैसे बॉडी में ह्यूमंस बॉडी में देखा जाए तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि वातावरणीय दशाओं का अवलोकन करके और मस्तिष्क को सूचना पहुंचाते हैं। उसी प्रकार प्लांट में इतना नहीं है, लेकिन प्लांट में जो है वो छुई मुई का पौधा आप लोग जानते होंगे, उसमें ये क्रियाएं हुआ करती हैं। और दूसरी चीज़ें हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। जो सेल होता है उसके स्ट्रक्चर इस पर निर्भर करते हैं कि उसके सेलुलर फ्लूइड है और उसके बाद में ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसको आप लोग परासरण कहते हैं। समझिए बात। दूसरी चीज़ें हैं लाइफ साइकिल के अंतर्गत अब लाइफ साइकिल प्रोसेस जो उनमें चलती है ये रिप्रोडक्शन के थ्रू चलती है। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इस प्रकृति में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति के लिए रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है और अपनी बॉडी से एक सेल्स का जो है त्याग करता है। उसी के आधार पर उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना
ये इस पर निर्भर करता है। तो ये जो ये ग्राफ बना हुआ है, इससे आप जो है सजीवों के लक्षण को समझ सकते हैं कि सजीवों में ये क्रियाएं हुआ करती हैं। दूसरी चीजें हैं जीवों में विविधता की संकल्पना। अब देखा जाए तो जैव विविधता आप लोग समझेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव से डिफरेंस है, और वो किस प्रकार डिफरेंस है इसका अध्ययन करना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के अंतर्गत देखा जाए तो इस पृथ्वी पर मतलब 17 से 18 लाख जीवों को ज्ञात किया जा चुका है, और जिसमें से 12 लाख जीव जो हैं वो एनिमल के अंतर्गत आते हैं, मतलब वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, और 5 लाख जीव जो होते हैं वो पौधों के अंतर्गत आते हैं। और जो 12 लाख जीव हैं इनमें जैसे विषाणु है तो विषाणु की संख्या यानी कि 1500, लगभग 1500 है। ऐसे जीवाणु की लगभग 4000 है, और प्रोटोजोआ की लगभग 40000 है, और क्रीम मतलब प्लेटिहेल्मिन्थ छोटे होते हैं उसमें 25000 है, और कीट जो है ये 10,25,000 है। इसी के आधार पर ये इतने प्रकार के जीव हैं। और उसके बाद में जब हम जीवों का वर्गीकरण समझेंगे तो उसमें और सारे हैं, जैसे उसमें हम फाइलम पढ़ेंगे, संघ पढ़ेंगे। जैसे सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, उसके अंतर्गत कीट आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे प्रोसेस में आप लोग जीव विज्ञान के बारे में समझ गए होंगे, और इतनी प्रक्रिया के आधार पर हम नेक्स्ट टॉपिक में जीवों का वर्गीकरण समझेंगे।